हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडिएंट कोचिंग क्लासेस। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके बाद जो आने वाले 4 चैप्टर्स है ना, वो कंप्लीटली आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे डिपेंड है। क्योंकि इसके बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन पे डिपेंड है। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी इसी पे डिपेंड है। और उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिक्सअप है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अगर आप इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लेते हो तो समझ जाना कि आने वाले 4 चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी तो आने वाले 4 चैप्टर में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीटली इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा है। ठीक है, काफी सारे बच्चे इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन बोलो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलो, बोथ आर सेम। इनडेफिनेट क्यों बोला जाता है वो मैं आपको क्लास में अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझाते जाऊंगा कि इनडेफिनेट क्यों बोला जाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये कंप्लीटली डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। दैट्स व्हाई हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी बेसिक पहले तो डेफिनेशन के साथ कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आई थिंक नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब बात को समझो अच्छे से। मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है, इट्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन, ये देखो ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स dx, ये dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे डेरिवेटिव d बाई dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्मॉल f ऑफ x। और यहाँ पे हम लोग प्लस c ऐड करते हैं। अब ये c क्या है इसको हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको डेफिनेशन काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन वो फंक्शन आ जाएगा और प्लस सी ऐड करना है, वेयर सी को बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। अब बात आती है कि ये c जो है इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो ये तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं इनडेफिनेट। क्योंकि जब भी आप आंसर फाइंड आउट करोगे, जब भी आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, उसमें हमेशा क्या ऐड हो जाएगा, c ऐड हो जाएगा। तो वो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा, वो आपको इनडेफिनेट वैल्यू देगा। दैट्स व्हाई इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा आपको बता दूं कि और भी काफी सारे कंसेप्ट इसमें छुपे हुए होते हैं, बट हम लोग सिर्फ एज पर महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस उतना ही पार्ट डिस्कस करें, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर यही जेई या आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ होता तो इसमें और काफी सारी बातें छिपी होती है, फैमिली ऑफ कर्व, काफी सारी चीजें और होती है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको सिर्फ हमारा जो क्लास है या हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ एज पर महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस तक ही सीमित रखने वाले, उससे ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब जैसे कि आपको कंसेप्ट पता चल गया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, तो काफी सारे फॉर्मूले आपके यूं ही तैयार हो जाएंगे। क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले के आपको डेरिवेटिव्स पता है, काफी सारे फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको पता है, तो बस उसका अपोजिट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलते जाएंगे। ओके, तो कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव से अपोजिट। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 का
का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। 1 का डेरिवेटिव होता है वो होता है 0, और x का जो डेरिवेटिव होता है, x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। तो x का डेरिवेटिव 1, सो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c ऐड करना है। x का डेरिवेटिव 1, सो 1 का इंटीग्रेशन x, देन उसके बाद जैसे log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, सो 1 बाय x का इंटीग्रेशन, 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, मॉड लगा दो यहाँ पे प्लस c। मॉड इसलिए क्योंकि log के साथ हमेशा जो भी टर्म्स होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। देन उसके बाद और काफी सारे फॉर्मूलेस जो आपको डेरिवेटिव के याद होने चाहिए, जैसे कि e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। देन डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव सबको पता ही होगा, ये होता है a टू द पावर x अपॉन में log a, अपॉन में log a। तो यहां से अगर मैं a टू द पावर x का इंटीग्रेशन निकालने चाहूं तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, a टू द पावर x, और ये log a जाएगा डिवाइड में, log a जाएगा डिवाइड में, जैसे कि ये मिल जाएगा आपको a टू द पावर x अपॉन में आ जाएगा log a प्लस c। ठीक है, ये कैसा है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। log a कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकलती है, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म बाहर निकलती थी वैसे ही log a बाहर निकलेगा और वो जाएगा डिवाइड में। सो इस तरीके से आपको a टू द पावर x का इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। फिर आपको जैसे कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन भी पता है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव भी पता है, विच इज -1 अपॉन x स्क्वायर, -1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर। सो अगर हमें किसी ने पूछ लिया 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो ये कितना आएगा 1 अपॉन x, और ये माइनस इधर आएगा, सो -1 अपॉन x प्लस c। ठीक है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि -1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना है तो आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, दैट मींस 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ऐसे 5 फॉर्मूले आपके यहाँ पे क्रिएट हो गए, और भी काफी सारे फॉर्मूलेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, अब जैसे कि आप सबको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो आई होप कि अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो 1 अपॉन रूट एक्स का, 1 अपॉन रूट एक्स का, तो रूट एक्स और ये 2 इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान से देखना कि हम सब बच्चों को पता है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोग जो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक, अगर मैं आपको पूछूं x टू द पावर n का डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे n x टू द पावर n माइनस 1। अगर मैं आपको पूछूं x टू द पावर n प्लस 1 का, n प्लस 1 का कितना आएगा, तो यह आएगा n प्लस 1 x, और उसके पावर में कितना आएगा n प्लस 1 माइनस 1, यानी कि n आ जाएगा सिर्फ। तो अगर मैं यहां से आपको x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, x टू द पावर n प्लस 1 और ये जाएगा डिवाइड में, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज है। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ये याद करने में आपको कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बस रिवर्स में तो याद रखना है। आगे आते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पे। फॉर्मूला नंबर 8, कुछ बच्चे कभी कभी
के का इंटीग्रेशन भी पूछते हैं, जैसे के का डेरिवेटिव तो सबको पता ही होता है। के का डेरिवेटिव क्या होता है ना, के का डेरिवेटिव होता है 0, के का डेरिवेटिव 0। तो काफी सारे बच्चे फिर अपोजिट है तो ये सोचने लग जाते हैं कि 0 का इंटीग्रेशन के होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। के यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन अगर आपको पता करना है तो क्या होगा ना, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आता है। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर क्या बचेगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस c। तो k का इंटीग्रेशन kx प्लस c। तो ध्यान रखना कि अगर 2 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो 2x प्लस c, 3 का इंटीग्रेशन पूछा जाए 3x प्लस c। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म साथ में x लगेगा और प्लस c आते जाएगा। तो ये तो सारे हो गए आपके अलजेब्रिक फॉर्मूले। आई होप कि हमने सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। जैसे कि आप सबको sin x का डेरिवेटिव पता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, cos x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin x। ठीक है, शुरुआत के कुछ क्लासेस में ना, शुरुआत के 2-4 क्लासेस में आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे काफी सारी गड़बड़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को डेरिवेटिव की आदत हो जाती है, बार बार cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो जब cos x का इंटीग्रेशन लिखने का चांस आता है तब भी वो माइनस sin x लिख के रख देते हैं। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, इस बात को ध्यान रखना। देन उसके बाद 10th, जैसे कि आप सबको cos x का डेरिवेटिव पता होता है। cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो अगर माइनस cos x का पूछा जाए तो sin x, माइनस cos x का पूछा जाए तो sin x। तो इसका मतलब sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c। सो फिर उसके बाद आते हैं 11th, जैसे कि हम सबको tan x का डेरिवेटिव पता है। tan x का डेरिवेटिव कितना, sec स्क्वायर x। तो दैट मींस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस c, tan x प्लस c। सिमिलरली cot x का डेरिवेटिव भी हम सबको पता होता है। cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर x। यानी कि अगर हमें किसी ने कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ लिया तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस cot x प्लस c रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते 13 नंबर के फॉर्मूले में। जैसे कि हम सबको sec x का डेरिवेटिव पता है। sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है sec x into tan x। sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x। तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x into tan x का इंटीग्रेशन, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस c, sec x प्लस c। देन उसके बाद 14, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x। कोसेक x का डेरिवेटिव कितना, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। कोसेक x का माइनस कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। सो माइनस कोसेक x का कितना होगा, वो हो जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x। तो दैट मीन्स कोसेक x इंटू कॉट x का डेरिवेटिव ये होता है आपका माइनस कोसेक x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एज पर डेरिवेटिव्स फॉर्मूले। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स के जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए उस हिसाब से हमने इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ऑब्जर्व कर लिए। ये उससे पहले हमने अलजेब्रिक फॉर्मूले ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, अब कुछ इनवर्स के फॉर्मूले भी देख लेते। 15, अगर मैं आपको पूछूं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये सबको पता ही होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं आपको पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, तो ये होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों फॉर्मूले में एक साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आपको पूछूं यहां से माइनस cos इनवर्स x का, तो आप बताओगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसका ये मतलब नहीं हो रहा है क्या कि वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक तो आपका साइन इनवर्स एक्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 90% 95% हम लोग ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी हमको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम साइन इनवर्स एक्स ही यूज करते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमें इसका यूज करने से वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, या ये यूज करना रिलायबल होता है कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में। जब हम लोग क्लासेस करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ऐसे एक दो एग्जांपल आपको दिखाई देंगे जहां पे हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 16th tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये कितना होता है? ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं आपको पूछूं cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आपको माइनस cot इनवर्स x पूछता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी आपको ये पता चल जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है इसके दो फॉर्मूले जनरेट होंगे। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले जनरेट होंगे। एक तो आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी, और सेकेंड आपका माइनस cot इनवर्स x प्लस सी, माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब आता है फॉर्मूला नंबर 17। फॉर्मूला नंबर 17 क्या कहता है? जैसे कि आप सबको डेरिवेटिव पता है किसका, सेक इनवर्स x का। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपको डेरिवेटिव पता है कोसेक इनवर्स x का भी, कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स का माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों से अब आप 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा? या तो आप सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख लो, या तो आप माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख लो। ठीक है, सो इतने टोटल 17 बेसिक फॉर्मूले आपके पास फिलहाल के लिए है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें फॉर्मूले एट द एंड तक आएंगे, मतलब लास्ट एक्सरसाइज तक फॉर्मूले आते जाएंगे। तो ऐसा मत समझो कि बस फॉर्मूले बता दिया तो खत्म हो गए फॉर्मूले। ठीक है, आप क्या करो ना, आप इन चीजों को तो लिख ही रहोगे साइमल्टेनियसली आपके नोटबुक या कॉपी में जहां पे भी, एक फॉर्मूला बुकलेट आप तैयार करो जिसमें जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे, उस फॉर्मूला बुकलेट में आपको फॉर्मूले लिखते जाओ, ताकि आपको याद करने के टाइम सारी चीजें एक जगह पे मिले। जो फॉर्मूले आप याद करोगे वो सब के सब एक जगह मर्ज होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए आपके जनरल फॉर्मूले। ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलो, जनरल नहीं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर एफ ऑफ एक्स वाले जो डेरिवेटिव में होते थे कंपोजिट फॉर्मूले, जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें पता होता था, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, और हम लोग लिखते थे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फिर अगर हमें किसी ने cos f of x का इंटीग्रेशन पूछ लिया तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, sin f of x का डेरिवेटिव cos f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो cos f of x का डेरिवेटिव आएगा sin f of x, sin f of x, और डिवाइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f of x। डिवाइड में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ f of x।
ठीक है, तो ये एक नोट करने वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट फंक्शन आते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी ने पूछ लिया कि बताओ साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मुझे साइन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, साइन एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, तो माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स का कितना होगा, साइन एफ ऑफ एक्स, और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो डेरिवेटिव फॉर्मूला हो गया। मैं आपको बार बार जब तक ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें आपको बार बार इसी तरीके से बताते रहूंगा कि देखो इसका डेरिवेटिव ये, तो उसका इंटीग्रेशन, तो साइन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स, और नीचे डिवाइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अगर हमें किसी ने साइन 3x का इंटीग्रेशन पूछ लिया, साइन 3x का इंटीग्रेशन आपको अगर पूछ लिया, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में से यहाँ पे 3x है आपका, तो 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा 3, और प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी कंपोजिट के लिए यूज करना है, सभी कंपोजिट के लिए। ठीक है, फिर चाहे वो आपका सेक एफ ऑफ एक्स हो, चाहे फिर वो आपका tan स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो, तो आपको क्या करना है, बस डिवाइड में एफ ऑफ एक्स लिखते जाना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे आप लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे, इनटू में लिखते थे, देखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते जाना। ठीक है, सो यहाँ हमने कंप्लीट बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो डिस्कस कर लिए। उसके बाद मैंने अभी आपको कंपोजिट के फॉर्मूले कैसे यूज करना है वो भी बता दिया। कंपोजिट में ध्यान रखना सभी के लिए अप्लाई होगा, जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे, लेकिन डेरिवेटिव में इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखें। ठीक है, कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम आपको इन रूल्स की जरूरत गिरेगी। ये रूल क्या कहता है, ये आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा है। अगर मान लो दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन एडिशन में है और आपको इनका निकालना है इंटीग्रेशन, आपको इनका निकालना है इंटीग्रेशन। दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में अगर आ गए, तो जैसे डेरिवेटिव में होता था ना, डेरिवेटिव दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, वैसे यहाँ पे भी फर्स्ट का इंटीग्रेशन प्लस ये फर्स्ट का इंटीग्रेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो बस इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, फर्स्ट का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन, और तीसरी टर्म है तो प्लस थर्ड का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड रूल कि अगर मान लो दो फंक्शन सब्सट्रैक्शन में है, दो फंक्शन सब्सट्रैक्शन में, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो इसमें भी वही करना है जैसे एडिशन में हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, फर्स्ट का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि डेरिवेटिव में हमने चार रूल डिस्कस किए थे, एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल। कि अगर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है डेरिवेटिव के अंदर, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ। अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ के रखा तो आपको पता है कि हाँ वहां पे चार रूल हमने डिस्कस किए। बट इंटीग्रेशन के अंदर बस दो ही रूल है। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसके लिए फिलहाल कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको एट द एंड या लास्ट सेकंड टॉपिक में आपको पता चलेगा कि हाँ दो रूल, दो टर्म अगर प्रोडक्ट में तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट के लिए तो है बट वो एट द एंड है, उसकी जरूरत अभी नहीं गिरेगी हमें। लेकिन डिवीजन के लिए कोई भी रूल नहीं है कि दो टर्म अगर डिवीजन में आ जाए तो उसके लिए कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। बस आपके पास फिलहाल के लिए तो ये दो ही है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में हो तो इंटीग्रेशन हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन सब्सट्रैक्शन में हो तो इंटीग्रेशन सबको डिस्ट्रीब्यूट करो।
एक तीसरा रूल वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट काफी सारे बच्चे इसको रूल में ही कंसीडर करते हैं कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो तो हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट बाहर निकला, कांस्टेंट को बाहर निकालो। ये ध्यान रखना। जैसे डेरिवेटिव में भी आप लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते थे, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकालते थे। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा और जो भी बचा रहेगा उसका इंटीग्रेशन। तो ये 3 बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। ओके, तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको एक हल्की फुल्की आइडिया आ जाएगी कि हाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना। जैसे कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर एक्स। तो यहाँ अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि 2 टर्म एडिशन में है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले एक्स क्यूब को और फिर 3 टू द पावर एक्स को। देखो यहाँ पे ना फॉर्मूले का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ट्राई करो कि फॉर्मूले आपको याद हो। देन उसके बाद एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस, इसके लिए हम लोग C1 ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो उसको बोल दिया C1। 3 टू द पावर x के लिए कौन सा फॉर्मूला है अपने पास, 3 टू द पावर x के लिए a टू द पावर x का फॉर्मूला है, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x अपॉन में आता है log a प्लस c। तो 3 टू द पावर x के लिए क्या आएगा, 3 टू द पावर x अपॉन में आएगा log 3 प्लस, इसको हम C2 बोल देते हैं। ठीक है, ये तो अभी इनिशियल है तो इसलिए हम लोग C1 C2 बोलते हैं, बट जब हमको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमको पता चल जाएगा कि क्या होता है, तो हम बार बार ये C1 C2 नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोग x टू द पावर 4/4 प्लस 3 टू द पावर x बाय log 3, और C1 और C2, C1 बेसिकली कांस्टेंट है, C2 भी एक बेसिकली कांस्टेंट है, तो उन दोनों कांस्टेंट की जगह हम लोग C लिखते थे। ठीक है, जहां पे हमको पता है कि C1 प्लस C2 को हमने क्या रखा है, C रखा है। ठीक, तो आपको हर बार इस तरीके से करने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट का इंटीग्रेशन निकाला उसको C1 ऐड कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन निकाला C2, नहीं, आप क्या कर लो, पहले हर एक टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो और एट द एंड C ऐड करके रख दो, बस इतना ही काम होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे 3 टर्म दिखाई दे रही है जो आपको एडिशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन सबसे पहले sin x को डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वही इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन x को, और फिर वही इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन रूट एक्स, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद कर लो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, ठीक है, और 1 अपॉन रूट x का कितना होता है, 2 रूट x। और अब हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला, इसका भी और इसका भी, तो फिर प्लस c लिख दो, ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात है, काफी सारे टीचर्स 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला लिखा के नहीं देते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट एक्स को सॉल्व करने का वो एक तरीका बताते हैं कि रूट एक्स है, मतलब 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 है, तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1/2, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं x टू द पावर n का, तो उससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा, बट अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आपकी काफी सारी स्टेप्स बच जाती है। 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स, फाइनली आएगा ये 2 रूट एक्स ही आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देख लोगे ना, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 का मतलब 1/2, और नीचे में भी आएगा 1/2, और ये 2 जाएगा ऊपर, और x का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स, तो फाइनली आएगा तो यही 2 रूट एक्स। तो काफी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बताते नहीं है कि 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन इसी वे से निकाले करते। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में वगैरह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके,
सो पिछले 2 न्यूमेरिकल से आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही आसान सीधा सीधा फॉर्मूले, लेकिन नहीं, ये तो बेसिक है ना, आपको तो अभी शुरुआत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी बच्चों को, अब प्रॉब्लम होगी यार हमारे पास तो डिवीजन नाम का कुछ रूल ही नहीं है, तो अब क्या करें। तो देखो आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो, चाहे आपके पास किसी चीज का रूल ना हो, चाहे आपके पास किसी चीज का फॉर्मूला डायरेक्टली पता ना हो, आपको क्या करना है ना, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जो भी आपके पास एग्जाम्पल दिया है आप ट्राई करो कि आप उसको ऐसे इसमें कन्वर्ट कर पाओ जिसका फॉर्मूला आपको पता है। समझ रहे हो, इसका तो कोई अपने पास डायरेक्ट रूल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे इसमें कन्वर्ट करना है जिसका फॉर्मूला पता है। अब कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, जैसे कि यहाँ अगर आप देखो तो डिवाइड में से आप रूट एक्स कॉमन निकाल सकते हो। क्या, रूट एक्स, अगर आप रूट एक्स कॉमन निकालोगे तो देखो क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स और रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स, तो बस रूट एक्स कॉमन निकालो। इससे फायदा देखो क्या हो कि रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 बाय रूट एक्स। तो 1 बाय रूट एक्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, विच इज 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर आपके पास कोई टर्म है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना है, कुछ उसको मैनिपुलेट करना है और उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसका फॉर्मूला आपको पता हो। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x होल स्क्वायर, tan x प्लस cot x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज कर लेंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या कहता है, ये आ जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स cot स्क्वायर x प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab मीन्स tan x इंटू cot x, tan x इंटू cot x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2, और अगर आप ध्यान से देखो tan x इंटू cot x हो जाता है 1, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आपका 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x इंटू cot x, बट tan x इंटू cot x 1 हो जाता है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, रिमेनिंग रह जाएगा 2। अब सवाल आता है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालें। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से देख लेना क्योंकि काफ़ी बार आपको इसका यूज़ करना रहेगा, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके पास tan स्क्वायर एक्स के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमें अच्छे से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस सिमिलरली cot स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आप इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे और इंटीग्रेशन में बच जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद तो चीज़ें काफ़ी सिंपल है। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, प्लस वैसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमें, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और एट द एंड आप प्लस c ऐड कर लो। अब देखिए इनमें से और कुछ होता है क्या, तो ये हो जाएगा tan x। अच्छा, जब आप ये प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस cot x, और ये माइनस x और ये माइनस x, तो माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल आउट। तो ये समझा सभी को, माइनस x माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल आउट होगा और रिमेनिंग रह जाएगा प्लस c। तो अगेन हमने यहाँ पे भी क्या किया, हमने बेसिकली उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की जिसका फॉर्मूला आपको पता है। जैसे आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता था, बट आपको सेक स्क्वायर एक्स और 1 का तो पता है,
दैट्स वाई हमने tan स्क्वायर एक्स को कैसे लिखा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली आपको cot स्क्वायर एक्स का भी नहीं पता था, बट cosec स्क्वायर एक्स और 1 का पता है, इसलिए हमने cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा। तो फाइनली आपको ये सोचना है या ये समझ में आना चाहिए कि जिस भी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी जिस भी टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है, अगर उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आपको उस टर्म को ऐसे इसमें कन्वर्ट करना जिसका आपको फॉर्मूला पता है। तो बस आपको यही चीज़ें करते आनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास कोई भी डिवीज़न नाम का कोई भी रूल नहीं है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना होगा कि ऐसे किसी टर्म में कन्वर्ट कर लूँ जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता हो। जैसे कि 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x डिवाइडेड बाय आएगा 5 टू द पावर x। ये दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या, उसके बाद अब आप क्या करो, इसको 3/5 होल पावर x लिखो, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सिमिलरली ये 4/5 होल पावर x लिख लो, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला यूज़ करते टाइम, तो ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट और ये पावर में वेरिएबल है, कांस्टेंट पावर में वेरिएबल है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, a टू द पावर x का, कौन सा, a टू द पावर x। a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x होता है, a टू द पावर x अपॉन में आता है log a, अपॉन में आता है log a, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे, यहाँ a मीन्स कौन है, 4/5, यहाँ a मीन्स 4/5, तो ये आएगा a टू द पावर x, दैट मीन्स 4/5 पावर में x, और यहाँ डिवाइड में भी आएगा log a मीन्स 4/5, ठीक है। प्लस c लिख दो, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये तो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, हमारा जो फोकस रहेगा वो आपके एक्सरसाइज पे होगा कि एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, और जो फॉर्मूले हमने देखा है उनका यूज़ कैसे करते हैं इसका हल्के फुल्के आपको आइडिया ये 3-4 न्यूमेरिकल के थ्रू आ गई है, ठीक है। एक और टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको अच्छे से समझो आप, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कुछ क्वेश्चन तो जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करके, कुछ मैनिपुलेशन करके आप उसको एक ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर लेते हो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है, बट कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही काम की मेथड होती है, ठीक है। तो आप इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले अच्छे से समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड आपसे क्या चाहती है, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इनटू में है sin x³ dx, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चाहती है ना कि ओवरऑल क्वेश्चन में से आपको ऐसी टर्म ढूंढो जिसका डेरिवेटिव इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रेजेंट हो। मतलब क्या करना होता है, ध्यान से सुनो कि कोई ऐसी टर्म ढूंढो जिसका डेरिवेटिव या तो डायरेक्टली प्रेजेंट हो या तो कहीं तो भी इनडायरेक्टली प्रेजेंट हो। डायरेक्टली का मतलब ऐसी टर्म पुट अप करो जिसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट दिख जाए कि हाँ देखो ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव ये है। लेकिन कोई ऐसी टर्म भी हो सकती है जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस, उसके डेरिवेटिव में थोड़ा बहुत चेंजेस करो तब जाके उसका डेरिवेटिव आपको दिखाई देता है। पर दोनों ही हालत में कोई ऐसी टर्म ही पुटअप करना होता है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, इसमें दो टाइप हो सकते हैं, या तो डेरिवेटिव डायरेक्टली दिख जाए या तो डेरिवेटिव थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखे, ठीक है। पहले तो मैं आपके साथ ये एग्जांपल शेयर करता हूँ, देखो इस एग्जांपल को समझो। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि इस x³ के जगह अगर मैं t रखता हूँ ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो पुटअप करेंगे x³ के जगह t। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, आप x वाली टर्म को t में कन्वर्ट कर रहे हो। तो x³ का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² और t का डेरिवेटिव कितना आएगा dt/dx आ जाएगा। dt/dx, इस dx को शिफ्ट कर लो, सो 3x²
डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, देखो 3x² और dx दिख गया। तो दैट मीन्स 3x² dx की जगह क्या आएगा, dt। 3x² dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और साइन x³ की जगह क्या आएगा, t। तो ये बात नोट डाउन करने वाली है यहाँ पे कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करोगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा वो सब कुछ t में कन्वर्टेड होना चाहिए। सारी चीज़ें किस में कन्वर्टेड होनी चाहिए, t में। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी आपको x दिखाई ना दे, और फिर वैसा करने के बाद कुछ ऐसी टर्म बन जाती है जिसका इंटीग्रेशन पता होता है। जैसे कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, विच इज़ माइनस कॉस टी प्लस सी, और एट द एंड अब आप टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो। टी क्या रखा था आपने, x³ प्लस सी। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेथड आपको इस चैप्टर के आखिरी तक काम में आने वाली है। आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा ना इंटीग्रेशन का, ये पहले दो एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज और जो सेकेंड एक्सरसाइज है, इनमें बस ये दो टाइप की न्यूमेरिकल आएंगे। या तो किसी ऐसे इसमें कन्वर्ट कर लो जिसका इंटीग्रेशन प्रेजेंट हो, या जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता हो, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन कर लो। बस ये दो टाइप के ही फर्स्ट दो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियरली समझा होगा। तो बस फिर अब ये सब्स्टिट्यूशन के कुछ थ्योरम्स हैं जिसका यूज़ हम लोग रैंडमली काफ़ी बार करेंगे, जिसमें है आपका थ्योरम नंबर 1, थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन के अंदर मान लो कुछ ऐसी टर्म्स है या इस तरीके से अरेंज है वो टर्म्स कि ऊपर f' और नीचे f है, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड f(x) प्लस सी, लॉग मॉड f(x) प्लस सी। ये कैसे आता है ये देख लो, इसका बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही आ जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ऐसी टर्म ढूंढनी होती है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे तो वो f(x) है ना, क्योंकि f(x) का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो f(x) का डेरिवेटिव कितना आएगा, f'(x), और t का डेरिवेटिव कितना आएगा, dt बाई dx। dx को इधर लेके आता हूँ तो f'(x) dx इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, dt। तो अब आप अपने क्वेश्चन के अंदर f'(dx) के जगह dt रख लो और f(x) के जगह t रख लो, तो ये तो 1/t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन आई होप कि हम सब बच्चों को पता ही है। 1/t का इंटीग्रेशन कितना, log mod t प्लस सी, और एट लास्ट अब आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर लो। t क्या, f(x) प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है थ्योरम नंबर 1। तो आप चाहो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, और हम लोग करने भी वाले हैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में। जब भी अरेंजमेंट क्या दिखनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो डायरेक्टली क्या लिखना है, लॉग मॉड f(x) प्लस सी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि f'(x) अपॉन रूट f(x), कि रूट के अंदर अगर ऐसी कोई टर्म है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 2√f(x) प्लस सी, 2√f(x) प्लस सी। इसका भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं और काफ़ी सिंपल है। तो हमने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या बोला कि कोई ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, और वो टर्म कौन सी यहाँ पर, f(x), तो आप f(x) की जगह t रख दो, इसका डेरिवेटिव f'(x) dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन में f'(dx) के जगह dt और रूट f(x) के जगह t, तो 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी। मैंने आपको बताया 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी, और फिर आप t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू f(x) प्लस सी। तो ये सेकेंड थ्योरम का यूज़ भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे अरेंजमेंट है कि रूट के अंदर जो टर्म है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आपको क्या लिखना है, 2√f(x) प्लस सी लिखना है। ठीक है,
तो ये 2 रूल है। वैसे तो एक रूल और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन थर्ड रूल का यूज़ बहुत कम यूज़ किया जाता है। जो थर्ड रूल है उसका यूज़ काफ़ी कम है, ज़्यादा करके हम फर्स्ट और सेकेंड रूल का ही यूज़ मैक्सिमम टाइम करते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 के साथ। थ्योरम नंबर 3 आप देख लो, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमें कुछ करना नहीं है। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन के अंदर मान लो एक फंक्शन है और इसका कुछ पावर है, लेट्स से पावर है n, और इसी के इनटू में इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके इनटू में प्रेजेंट है, तो आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये होता है इसका यूज़। फंक्शन के अंदर कोई ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव उसी के इनटू में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप क्या लिख लो, बस एफ ऑफ एक्स पावर में n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, काफ़ी आसान है प्रूफ। क्या पुटअप कर लो, इस एफ ऑफ एक्स की जगह t, एफ ऑफ एक्स की जगह t, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन में आप एफ डैश ऑफ dx की जगह dt रख दो, एफ ऑफ एक्स की जगह t, तो t टू द पावर n आ जाएगा। t टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी हो जाता है, n+1 अपॉन n+1 प्लस सी आता है। और t की वैल्यू आप पुटअप कर डालो, t कितना, एफ ऑफ एक्स पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। तो ये आ गया आपका थर्ड इसका प्रूफ। तो तीनों प्रूफ काफ़ी सिंपल है, बोर्ड एग्जाम में अगर ये प्रूफ आएगी नहीं, बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन रूल्स का, इन थ्योरम का यूज़ हम लोग काफ़ी बार कर रहे हैं। और अब इन्हीं थ्योरम का यूज़ करके कुछ और फॉर्मूले हम लोग अब डिराइव करेंगे। ठीक है, उन फॉर्मूलों के ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला शीट मैंने आपको तैयार करने लगा है उस फॉर्मूला शीट में उसको ऐड कर लो। ठीक है, अब 4 फॉर्मूले और नए इंक्लूड होने वाले, उन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान से देखो। उसका प्रूफ भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्रूफ इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आएगा अभी जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, अगर आप ध्यान से फॉर्मूले को देखा होगा तो tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता, आपको sec² x का इंटीग्रेशन पता है विच इज tan x, बट यू डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस सी। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ देख लो। ये प्रूफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया है। चलो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, आप इस tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x। अब अगर इसको नोटिस करोगे तो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, मैं डेरिवेटिव की बात करूं, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। माइनस sin x तो नहीं है, माइनस sin x नहीं है, तब भी मैं cos x की जगह t रख रहा हूँ। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt, तो sin x dx कितना हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, sin x dx माइनस dt। सो sin x dx की जगह कितना आ जाएगा, माइनस dt, और cos x की जगह आ जाएगा t। आप ये माइनस को बाहर ले लो, आप क्या करो, ये माइनस कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, और 1/t का कितना, 1/t का log mod t प्लस सी। और फाइनली अब आप t की वैल्यू को शिफ्ट कर लो, या t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर लो, विच इज cos x। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है किसका, tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन माइनस log mod cos x प्लस सी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इसी का यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, आप हर बार इसी का यूज़ करने वाले हो, log mod sec x प्लस सी। अब ये आया कैसे, तो आप सबको log के रूल पता ही होंगे, ये -1 जाएगा cos के पावर में, log के सामने वाली टर्म पावर में जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, log mod cos x, और इसके पावर में -1 प्लस सी आएगा। अब cos x का पावर -1, cos x का पावर -1 मतलब 1/cos x होता है,
और 1 cos x मतलब होता है sec x। सो log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो ये आ गया आपका प्रूफ। ठीक है। सो अब आपको tan x का इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए। tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c। तो मैं आपको बस आगे के तीनों फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूले काफ़ी सिंपल है, तो आप उसका प्रूफ ऑटोमेटिकली समझ भी जाओगे। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एक बार टेक्स्ट बुक वगैरह देख लो, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, या फिर सब्सटीट्यूशन से तो बन ही जाएगा। cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी, sin x प्लस सी। वैसे थर्ड एक फॉर्मूला है विच इज sec x का, sec x का इंटीग्रेशन भी आपको पता नहीं है। आपको पता है sec x इंटू tan x का, sec x का नहीं पता है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x ये होता है। और एक फोर्थ है cosec x, cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। तो आपको ये आपके फॉर्मूले की जो लिस्ट है उसमें ये चारों फॉर्मूले याद ऐड कर लेना है, और साथ ही साथ आपको चारों फॉर्मूले को याद भी करना है। क्या है, tan x का log mod sec x, cot x का log mod sin x, sec x का log mod sec x प्लस tan x, और cosec x का log mod cosec x माइनस cot x। सो इसी के साथ आज का क्लास हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग इसके एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ बातें बता दूं जो आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले बहुत क्लियर कट, किसी डाउट के, किसी कन्फ्यूज़न के याद होने चाहिए। उसके बाद कुछ रूल्स मैंने बताया आपको कि दो टर्म एडिशन में है तो इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्सट्रैक्शन में तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपके साथ 3 और थ्योरम डिस्कस किया, वो तीनों थ्योरम आपको बहुत ही इजी, बहुत ही बिना किसी कन्फ्यूज़न के वो पता होने चाहिए। मतलब कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो कि यार ये क्या होता है करके। तो इसको आप अच्छे से तैयार करो, इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार समझो। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको, जो मैं समझा रहा हूँ ये अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं या इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जो सीरीज़ जनरेट हुई है, ये वीडियो सीरीज़ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसकी लिंक को फॉरवर्ड करो ताकि उनके क्लास 12 की, उनके इस चैप्टर की ये जो वीडियो सीरीज़ है थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। ओके, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल या फिर आपके डाउट्स वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू।